हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में क्लास 11th इकोनॉमिक्स का ठीक है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स बुक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स कवर करेंगे और लास्ट में मैं PYQs की वीडियो भी ऐड कर दूंगा, आप उसे भी वॉच कर लेना। ठीक है, 2024-25 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, वन शॉट वीडियो रहने वाली, सारी चीज़ें कवर होंगी। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो पाँचों चैप्टर के क्वेश्चन मैंने इसमें डाले हुए हैं। ओके, तो फर्स्ट है अर्थव्यवस्था को परिभाषित कीजिए। अर्थव्यवस्था क्या है? एक प्रणाली है जो लोगों को जीविका अर्जित करने के लिए और अपनी जीवन को चलाने के लिए जीविका प्रदान करती है और साधन भी प्रदान करती है ताकि वो सरवाइव कर सके। ठीक है, अगर किसी के पास सरवाइव करने के साधन नहीं रहेंगे तो कैसे जी पाएगा? ठीक है, तो ये सब चीज़ें उनको देती है। जीविका में क्या आ जाता है? खाना पीना, पढ़ना लिखना, स्वास्थ्य, सारी चीज़ें किसके द्वारा मिलती हैं? अर्थव्यवस्था द्वारा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है संसाधनों की दुर्लभता का क्या अर्थ है? दुर्लभता क्या है? स्कैरसिटी। ठीक है, जब डिमांड अधिक हो, यानी कि मांगने वाले ज़्यादा हो और जो सप्लाई हो वो कम है। ठीक है, तो उसको दुर्लभता कहते हैं। ठीक है, दुर्लभता से अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें किसी संसाधन की पूर्ति उसकी मांग की तुलना में कम होती है। यानी कि जैसे लैपटॉप। ठीक है, लैपटॉप को मांगने वाले 1000 पीपल हैं। ठीक है, तो 1 के पीपल इसको मांग रहे हैं, लेकिन जो इसकी सप्लाई है वो सिर्फ 100 है। ठीक है, यानी कि 100 लैपटॉप अवेलेबल है और इसको मांगने वाले 1000 है। यहाँ पर क्या होगा? 900 लोग बिना लैपटॉप के रह जाएंगे और यही है दुर्लभता। ठीक है, जब संसाधन मांग अधिक हो लेकिन संसाधन की पूर्ति कम हो। ओके, थर्ड क्वेश्चन है आर्थिक समस्या का अर्थ लिखिए। आर्थिक समस्या का मतलब क्या होता है? जो हमारी इकोनॉमी है, ठीक है, उसमें क्या आवश्यकताएं हमारे पास बहुत सारी हैं। ठीक है, हम सोचते हैं ये भी ले ले, ये भी खा ले, वो भी पहन लें, ये भी यूज़ कर लें, हर चीज़ हम यूज़ करने की सोचते हैं। यानी कि हमारी आवश्यकता जो है अनलिमिटेड है, लेकिन जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है। तो ऐसे में हमें चुनाव करने की पारी आती है कि हम किस चीज़ का चुनाव करें जो हमारे लिए बेस्ट हो। ठीक है, जैसे कि हम बहुत सारे हमारे पास रहता है कि हम महंगा फ़ोन चलाएं, महंगी कार लें, महंगी हर चीज़ से चीज़ करें, लेकिन जो हमारी इनकम है वो लिमिटेड है और जो रिसोर्सेज हैं वो भी लिमिटेड है। तो हमें ऐसी स्थिति में तो हमें क्या करना पड़ता है? चॉइस करना रहता है कि कौन सी चीज़ें हमारे लिए सुटेबल हैं और उसके द्वारा हम सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, तो चुनाव की समस्या को ही आर्थिक समस्या कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अवसर लागत, जिसे इंग्लिश में हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। वही हमें देखना है। एक अवसर का चयन करने पर दूसरे सर्वश्रेष्ठ अवसर का किया गया त्याग अवसर लागत कहलाता है। ठीक है, आप ये जो 20-25 मिनट की वीडियो देख रहे हो, ठीक है, इसके जगह पर आप और कोई कार्य कर सकते थे। आप गेम खेल सकते थे, आप खाना खा सकते थे, आप सो सकते थे, या कुछ और कर सकते थे, लेकिन आपने उन सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस किया। किसके लिए? ये वीडियो वॉच करने के लिए। तो जो चीज़ें आपने सेक्रीफाइस की इसको देखने के लिए, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में काउंट होंगी। ठीक है, जैसे कि आप स्कूल जा रहे हो, आप स्कूल ना जाते तो कोई और चीज़ें कर सकते थे। ठीक है, जो चीज़ें आप सेक्रीफाइस कर रहे हो किसी और चीज़ को करने के लिए, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगी। आप अभी गेम खेल रहे हो, ठीक है, 1 घंटा आपने गेम खेला मान लो, आप उस 1 घंटे में कुछ और एक्टिविटी भी या कुछ और चीज़ें पढ़ लिख कर सकते थे, लेकिन आपने उन चीज़ों को सेक्रीफाइस कर दिया इस गेम को खेलने के लिए। ठीक है, और चीज़ें नहीं सेक्रीफाइस होती, आपने टाइम को सेक्रीफाइस किया। ठीक है, 1 घंटा गेम खेला मतलब 1 घंटा आपने टाइम भी सेक्रीफाइस किया, आपकी एनर्जी भी सेक्रीफाइस हुई। ठीक है, तो ये सब क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जब हम किसी एक वस्तु को पाने के लिए दूसरी वस्तु का त्याग कर देते हैं। ठीक है, तो इस स्थिति को अवसर लागत यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। ओके, संसाधनों की मितव्यय व्ययिता का अर्थ बताइए। ठीक है, इसका अर्थ है जब जो संसाधन हमारे पास उपलब्ध है उनका हम सर्वश्रेष्ठ और कुशलतम उपयोग करें, उसी को संसाधनों की मितव्ययिता व्ययिता कहते हैं। ठीक है, जब हम कोई भी हमारे पास संसाधन है हम उसका एकदम बढ़िया यूज करें और उससे एकदम मैक्सिमम आउटपुट ले पाए, उसी को मितव्ययिता व्ययिता कहते हैं। ओके, आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट है किसी वस्तु को समान वस्तु कब कहा जाता है? जिस वस्तु का आय प्रभाव धनात्मक हो तथा कीमत प्रभाव ऋणात्मक हो उसे समान वस्तु कहा जाता है। ठीक है, जो समान वस्तु होती हैं ये एक तरीके से नॉर्मल मान लो इन्हें। ठीक है, जब हमारी इनकम इंक्रीज होती है तो तब हम लोग इन वस्तु का उपभोग ज़्यादा करते हैं, वहीं हमारी इनकम कम है। ठीक है, आप 10,000 रुपये कमा रहे हो तो आप क्या करोगे? घटिया यानी कि चीप चीज़ें लेने की कोशिश करोगे, लेकिन वहीं आपकी इनकम 50,000 होगी तो आप जो घटिया चीज़ें उनको छोड़ दोगे, तो आप समान यानी कि स्टैंडर्ड चीज़ें लेने स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, यानी कि समान वस्तुओं की डिमांड कब बढ़ती है? जब हमारी आय बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट है किसी वस्तु को निकृष्ट वस्तु कब कहा जाता है, यानी कि घटिया वस्तु कब कहा जाता है? जिस वस्तु का आय प्रभाव
ऋणात्मक हो उसे निकृष्ट वस्तु कहा जाता है। यानी कि निकृष्ट यानी कि घटिया वस्तु। अभी हम इन दोनों को डिटेल में आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर समझ लीजिए, घटिया वस्तु वो होती है जब हमारी आय कम रहती है। जब आपकी इनकम 10,000 है तो आप एकदम घटिया वस्तु लेने की कोशिश करोगे ताकि आपका जो आवश्यकता है वो फुलफिल हो जाए और आपकी जितनी भी ज़रूरतें हैं वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अगर आपकी इनकम 10,000 है और आपने एक साथ ही जाकर उसको एक ही वस्तु पर खर्च कर दिया तो आपकी क्या आवश्यकता पूरी नहीं हो पाएगी। तो ऐसे में हमें ना चाहते हुए भी घटिया वस्तु की तरफ जाना पड़ता है। ठीक है, जब इनकम कम रहती है तो हम घटिया वस्तु खरीदते हैं, वहीं जब हम इनकम बढ़ने लग जाती है तो हम नई वस्तु खरीदते हैं। ठीक है, यहाँ तक घर चेंज कर देते हैं, गाड़ी चेंज कर देते हैं, कपड़ा चेंज कर देते हैं। जब इनकम बढ़ती है, ठीक है, तो हम बेहतर की तरफ जाते हैं, और जब इनकम कम है तो हम नीचे की तरफ आते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी की मांग बेलौसदार क्यों होती है? यानी कि इसमें कोई इलास्टिसिटी क्यों नहीं होती? यानी कि पानी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बिना कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता। पानी, फूड, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है जिनके बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता। इसलिए इसकी डिमांड हमेशा ऊपर रहती है, इसमें कोई भी कमी नहीं आती। अगर कीमत कुछ भी हो, ठीक है, आज 100 रुपये लीटर पानी है तब भी लोग खरीदेंगे। अगर भविष्य में 1,000 लीटर पानी आ गया जीवित रहने के लिए, लोग वो भी खरीदेंगे। ठीक है, तो इसमें इलास्टिसिटी नहीं होती, ये इन इलास्टिक डिमांड होती है इसकी है। यानी कि इसकी डिमांड कभी भी डाउन नहीं होती, हमेशा बरकरार रहती है। ठीक है, सेम रहती है। इन इलास्टिक डिमांड है। अगर पानी की डिमांड पूछे तो क्या होती है, तो इन इलास्टिक होती है। नेक्स्ट है, बाजार मांग को परिभाषित कीजिए। बाजार मांग से अभिप्राय किसी वस्तु को उन मात्राओं के योग से जिन्हें बाजार के सभी उपभोक्ता एक निश्चित समय अवधि में वस्तु की विभिन्न कीमतों पर खरीदने के लिए इच्छुक रहते हैं। ठीक है, यानी कि बाजार है। ठीक है, बाजार मांग, जो हम सब के यहाँ उपभोक्ता हैं, जब हम कोई भी वस्तु, उसकी कीमत कुछ भी, जब हम उसको खरीदने के लिए तैयार रहते हैं तो ये बाजार मांग कहलाती है। ठीक है, जैसे कि आईफोन है, उसकी कीमत कुछ भी हो जाए, जो लेने वाला होता है वो ले लेता है, उसकी कीमत कुछ भी हो। ठीक है, इसी प्रकार ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझाइए कि किसी वस्तु की मांग उसकी प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में परिवर्तन कैसे प्रभावित करेगी। यानी कि जो प्रतिस्थापन वस्तुएं होती हैं वो एक दूसरे की कीमत को कैसे, यानी कि इफेक्ट डालती हैं। तो प्रतिस्थापन वस्तु क्या होती हैं? ये वह वस्तुएं होती हैं जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जा सकती हैं। जैसे कि चाय और कॉफ़ी, अगर चाय की कीमत बढ़ेगी तो लोग कॉफ़ी पर शिफ्ट कर जाएंगे। ठीक है, उसका उत्पादन यानी कि उसका यूज़ करने लग जाएंगे। वहीं अगर कॉफ़ी की कीमत बढ़ेगी तो लोग चाय पर शिफ्ट कर जाएंगे। यानी कि ये एक दूसरे की कमी को फुलफिल कर देती है। ठीक है, अगर एक आसमान छुएगी तो दूसरी नीचे ही रहेगी, उसके ऊपर लोग शिफ्ट हो जाएंगे। यानी कि जिसकी वैल्यू कम रहेगी लोग उसी को प्रेफर करेंगे। ओके, तो हम इसको समझते हैं कि एक दूसरे के मूल्य यानी कि कीमत को कैसे लोग प्रभावित करती हैं। तो प्रतिस्थापन वस्तु, जब प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत घटती है तो वह दी हुई वस्तु की तुलना में सस्ती हो जाती है। जैसे कि कोई वस्तु है, जैसे कॉफ़ी, कॉफ़ी की कीमत 40 रुपये है तो इस पर लोग ज़्यादा यूज़ करेंगे, लेकिन चाय की कीमत क्या है 50 रुपये, तो इसका यूज़ कम करेंगे। ठीक है, इसलिए उपभोक्ता इसे दी हुई वस्तु के स्थान पर प्रतिस्थापित करता है। ठीक है, अगर कॉफ़ी, चाय की कीमत क्या होगी 50, तो कॉफ़ी के माध्यम से हम इसको प्रतिस्थापित कर देंगे, यानी कि इसको छोड़कर यहाँ पर चले जाएंगे क्योंकि इसकी कीमत कम है। ठीक है, इससे दी हुई वस्तु की मांग घट जाती है। जब हम चाय को छोड़कर कॉफ़ी पे जाएंगे तो इसकी कीमत बढ़ी हुई तो और इसकी मांग भी कम हो जाएगी। ठीक है, इसको कोई यूज़ नहीं करेगा ज़्यादा। इस प्रकार प्रतिस्थापन वस्तु कीमत बढ़ने से दी हुई वस्तु की मांग बढ़ जाएगी। ठीक है, जैसे कि चाय और कॉफ़ी एक दूसरे के स्थान पर ये यूज़ की जाती है। अगर एक की कीमत बढ़ेगी तो हम दूसरे पे चले जाएंगे। ठीक है, जब हम दूसरे पे जाएंगे तो इसकी डिमांड कम हो जाएगी, तो ये सप्लाई करके क्या करेंगे, तो ऑटोमेटिक इन्हें कम करनी पड़ेगी कीमत, तो हम इस पे आ जाते हैं। ऐसे ही फ्लैक्चुएट होता रहता है, इधर से उधर, इधर से उधर। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। प्रतिस्थापन वस्तु एक होती है पूरक वस्तुएं। ये वस्तुएं वो होती है जो एक दूसरे के साथ मिलकर यानी कि कॉम्बिनेशन में यूज की जा सकती हैं। ठीक है, जैसे कि कार एंड पेट्रोल। ठीक है, अगर कार में पेट्रोल नहीं है तो कार किस काम की? ठीक है, तो कार और पेट्रोल दोनों कॉम्बिनेशन में यूज की जा सकती हैं। वैसे कागज़ और कलम, ये दोनों एक साथ यूज किए जा सकते हैं। अगर कागज़ नहीं है तो हम कलम का क्या करेंगे? ठीक है, और कागज़ है, कलम नहीं है तो क्या करेंगे? ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें कॉम्बिनेशन में ही साथ चलती हैं। लेकिन चाय और कॉफ़ी एक दूसरे के स्थान पर यूज होती हैं, लेकिन पूरक वस्तुएं एक दूसरे के साथ मिलकर यूज होती हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, लास्ट ईयर, जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था। ठीक है, घटिया वस्तु और समान वस्तु, उसके बीच में अंतर देखेंगे अच्छे से। ठीक है, तो समान वस्तु और घटिया वस्तु के बीच अंतर बताइए, प्रत्येक एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो समान वस्तुएं उन वस्तुओं को कहते हैं जिनकी मांग क्रेताओं की आय बढ़ने पर बढ़ती है। यानी कि
इनकी इन वस्तुओं की मांग कब बढ़ेगी, जब जो क्रेता यानी कि जो उपभोक्ता है उनकी इनकम इंक्रीज होगी, इनकी इनकम इंक्रीज होगी तो ये लोग डिमांड अधिक करेंगे, ठीक है, जिनसे इनकी मांग बढ़ेगी, यानी कि कमाएंगे ज़्यादा तो अच्छी वस्तुएं ज़्यादा खरीदेंगे, ठीक है। आय और मांग में धनात्मक संबंध होता है। अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो हमारी मांग यानी कि डिमांड भी बढ़ेगी। आपकी फैमिली की इनकम है आज 20,000, अब 50,000 हो जाएगी तो आप क्या करोगे, जो भी आपकी डिमांड है यानी कि जो भी आपकी आवश्यकताएं हैं वो बढ़ेंगी, ठीक है। इसलिए इसमें धनात्मक संबंध है, यानी कि ये दोनों एक साथ बढ़ती हैं। ओके, तो जैसे घरेलू उपकरण, एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले आपकी सैलरी थी 10,000 तो आप 500 रुपये की शर्ट बाय करते थे। वहीं आपकी सैलरी हो गई 15,000 तो आप 1,000 की शर्ट बाय करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप घटिया वस्तु को प्रेफर करते थे जब आपकी इनकम कम थी, लेकिन यहाँ पर आप समान वस्तु को प्रेफर करोगे जब आपकी इनकम हाई हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम घटिया वस्तु को देखते हैं डेफिनेशन। इसे हम निम्न कोटि भी कहते हैं। निम्न कोटि की वस्तुएं उन वस्तुओं को कहा जाता है जिनकी मांग क्रेताओं की आय बढ़ने पर घटती है, यानी कि जब हमारी आय इंक्रीज होगी यानी कि 10 से 15,000 होगी तो इन वस्तुओं को हम छोड़ देंगे, ठीक है। जैसे आपकी इनकम आज 10,000 है, भविष्य में 1,00,000 हो गई तो आप अपना घर तक बदल दोगे, यानी कि उनकी डिमांड कम कर दोगे और बेहतर की तलाश में चले जाओगे, ठीक है। जब इंसान की आय कम रहती है तो रेंटेड अपार्टमेंट में रहता है, जब आय बढ़ जाती है तो अपना खुद का मकान बनाने की सोचने लग जाता है, ठीक है। तो यही है इन दोनों में, ठीक है। और इनमें ऋणात्मक संबंध होता है, ठीक है। अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो एक डाउन हो जाएगी, अगर इनकम बढ़ रही है तो घटिया वस्तुओं की कीमत यानी कि डिमांड कम हो जाएगी। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट है उत्पादन फलन का अर्थ बताइए, ठीक है। भौतिक आगतों और भौतिक निर्गतों के बीच संबंध को बताने वाले फलन को ही उत्पादन फलन कहते हैं, ठीक है। जब भौतिक आगत और भौतिक निर्गत दोनों के बीच संबंध जो चीज़ें बताती हैं उसी को ही उत्पादन फलन कहते हैं, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला आता है, उसके माध्यम से हम करते हैं। जब कुल उत्पाद घटती दर से बढ़ता है तब सीमांत उत्पाद में क्या परिवर्तन होंगे, ठीक है। जब कुल उत्पाद घटती दर से बढ़ेगा तो सीमांत उत्पाद जो है वो घटता है, लेकिन धनात्मक रूप से घटता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाजार संतुलन क्या है, यानी कि मार्केट इक्विलिब्रियम क्या है, यानी कि जब मार्केट इक्विलिब्रियम में रहता है तो उसको कहते हैं। इसको हम डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। ये हमारी डिमांड कर्व है और ये सप्लाई कर्व है, ठीक है। जब ये दोनों एक साथ इक्विलिब्रियम यानी कि संतुलन में आती हैं, यानी कि डिमांड और सप्लाई जब संतुलन में आ जाती है तो उसको बाजार संतुलन कहते हैं। यानी कि जितनी वस्तुएं हम मांग रहे हैं, यानी कि हम 500 वस्तु मांग रहे हैं तो 500 की सप्लाई हो रही है, तो ये क्या है, एकदम इक्विलिब्रियम यानी कि एकदम संतुलन में है, ठीक है। जितना मांगा जा रहा है उतना ही दी जा रही है, ठीक है। तो ये क्या है, संतुलन में है, तो इसी को ही बाजार संतुलन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। बाजार संतुलन से अभिप्राय उस अवस्था से होता है जब बाजार मांग बाजार पूर्ति के बराबर हो, यानी कि जितनी मांग है और जितनी बाजार पूर्ति है वो दोनों एक बराबर हो, यानी कि इक्वल होती हैं, तो उसको हम कहते हैं बाजार संतुलन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण प्रतियोगिता को परिभाषित करें। पूर्ण प्रतियोगिता से अभिप्राय एक ऐसी बाजार संरचना से होता है जहां बहुत बड़ी संख्या में क्रेता और विक्रेता बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित कीमत पर समरूप वस्तु का लेन देन करते हैं, ठीक है। बाजार पूर्ण प्रतियोगिता क्या होती है, जहां पर सारी फैक्ट्रियां आके अपना वस्तु बेचती हैं और जितने भी उपभोक्ता हैं वो जाके स्वतंत्र रूप से वहां पे खरीदते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रतियोगिता रहती है। नेक्स्ट है उच्चतम कीमत को परिभाषित कीजिए। उच्चतम कीमत से अभिप्राय एक वस्तु की अधिकतम कीमत को संतुलन कीमत से कम स्तर पर निर्धारित करने से होता है, ठीक है। जैसे कोई वस्तु है उसकी अधिकतम कीमत है तो उसको जब हम संतुलन कीमत से कम स्तर पर लाते हैं तो वह उच्चतम कीमत कहते हैं उसको। ओके, नेक्स्ट है एक वस्तु की अतिरेक मांग यानी कि अधिक की मांग यानी कि एक्सेस डिमांड का अर्थ बताइए। अधिक मांग से क्या तात्पर्य है, इससे अभिप्राय है उस अवस्था से जब प्रचलित बाजार की कीमत पर मांगी गई मात्रा पूर्ति की गई मात्रा से अधिक होती, यानी कि जैसे मार्केट में 5 वस्तु की सप्लाई है, यानी कि 50 वस्तु समझ लीजिए, 50 वस्तु की सप्लाई है, लेकिन जो डिमांड है वो 500 की आ रही है, यानी कि 500 चाहिए, ठीक। अगर 50 शर्ट की सप्लाई है लेकिन सबको चाहिए 500 शर्ट, यानी कि डिमांड अधिक है, ठीक है। मांगने वाले अधिक है लेकिन जो सप्लाई है वो कम है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं एक्सेस डिमांड, यानी कि जब डिमांड यानी कि मांग अधिक हो और सप्लाई कम हो तो इसको कहते हैं अधिक के मांग। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आएंगे और पसंद आएंगे, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, पेपर में आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे और सिंपल पेपर क्वेश्चन PYQ मैंने चैनल पर अपलोड कर दिया, आप वहाँ से देख लेना, ठीक है।
और ऑलरेडी जो चैनल पर एक अपलोडेड वीडियो थी, ठीक है, उसमें मैंने PYQs कवर किए, तो उसको मैं इसके बाद ऐड कर दे रहा हूँ, आप उसे वॉच कर लेना, ठीक है, जिससे आपके PYQs भी स्ट्रॉन्ग हो जाए, ठीक है। तो आई होप आपको वो वीडियो भी पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। अब उस वीडियो को देख लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।